आइए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। टुडे आज हम लोग इसको सीखेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में या इन्वेस्टमेंट्स अप्रेजल करने में कैसे इसका हेल्प होता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स तक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ भी हम कुछ उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे कि हमको ये एसेट खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। और एक सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि या तो हम एसेट को लीज पे ले लें या तो हम एसेट को बाय कर लें। तो इन दो चीज़ों में से हमें एक चीज़ को सेलेक्ट करना होगा। ये चीज़ हम लोग चैप्टर नंबर 5 में सीखेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न दैट हाउ द कैपिटल राशनिंग इम्पैक्ट्स अ डिसीजन। कैपिटल राशनिंग क्या होती है? राशनिंग मतलब होती है स्कैरसिटी, या किसी चीज़ की जब कमी होती है दैट इज़ कॉल्ड राशनिंग। तो पैसे की कमी क्या हम सबको होती है? हाँ, पैसे की कमी हम सभी को होती है। मुकेश अंबानी से लेके हमारे पास, चाहे कोई भिखारी, सभी के पास पैसे की कमी होती है। क्यों? क्योंकि हम सभी के शौक़ उस हिसाब से होते हैं या हम सभी के डिसीजंस उस हिसाब से चलते रहते हैं। मुकेश अंबानी सोचते होंगे कि हम पूरी दुनिया को खरीद लें, एलन मस्क सोचते हैं हम मास्क खरीद लें, हम सोचते हैं हम घर खरीद लें। जिसका घर नहीं हो सकता घर खरीद लें। मतलब जिसके पास जो नहीं है वो उसका कुछ ना कुछ कमी किसी सबके पास कैपिटल की, पूंजी की रहती है। एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, हम या तो हम लीज एंड बाय करेंगे या हम जो एसेट है उसको रिप्लेस करेंगे। कैपिटल राशनिंग, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स एंड इनडिविजिबल, ये लास्ट में, ये ऑप्शन बाद में आएगा। मैं बताऊंगा कैसे डिविजिबल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल है। चैप्टर 5 में कुछ भी जान नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है ये। लीज वर्सेस बाय, यहाँ क्या बात कही गई है? वंस डिसीजन हैज़ बीन मेड टू अक्वायर एन एसेट, एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि हमको एक एसेट खरीदना है या अपने पास लाना है फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, और डिसीजन स्टिल नीड्स टू बी मेड। अब आपको अभी सब आपने ये सोचा कि एसेट लानी है, लेकिन अभी भी आपको एक ये डिसीजन लेना है हाउ टू फाइनेंस, आपको पैसे कहाँ से लाएंगे, अरेंज कहाँ से करेंगे। द चॉइसेस दैट वी विल कंसिडर आर, या तो हम उस एसेट को लीज पे कहीं से ले, लीज मतलब किसी को लाना और उसको क्या देंगे, उसका रेंट दे देंगे, या तो हम उस एसेट को खरीद के लाएँ। तो अब मैं समझाऊंगा आपको आगे अभी चल के तुरंत ही कि लीज़ और बाय लेने में कौन कौन से टैक्स रिलीफ मिलते हैं और लीज़ पे कौन सा बेनिफिट्स मिलेगा और बाय पे कौन सा बेनिफिट मिलेगा, ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। द एनपीवी ऑफ द फाइनेंसिंग कैश फ्लो फॉर बोथ ऑप्शंस आर फाउंड, हम दोनों ही मेथड का जब हम यूज़ करेंगे, दोनों ही मेथड में हम एनपीवी निकालने की कोशिश करेंगे। एंड कंपेयर, हम कंपेयर करेंगे कौन सा छोटा कौन सा सस्ता है। द फाइनल डिसीजन इज कंसिडर्ड सेपरेटली, हम दोनों को अलग अलग निकालेंगे फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो भी आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो भी डेली एक्सपेंसेस बिजनेस में होते हैं। एंड रेवेन्यू, मतलब जो भी कमाई आपको होती है जनरेटेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट आर एज्यूम टू बी कॉमन इन ईच केस, हम दोनों में ये मान के चलेंगे, दोनों में सेम मान के, कि दोनों केस में हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट और जो रेवेन्यू है वो सेम है। फिर हम कोशिश कर देखते हैं कि क्या कौन सा वाला बाई करना अच्छा है या लीज पे लेना अच्छा है। ओनली द रेलिवेंट कैश फ्लो अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ टाइप्स ऑफ फाइनेंस आर इंक्लूडेड इन द एनपीवी, जो रेलिवेंट कैश फ्लो जो नया है लीज और बाय के केस में जो डिफरेंट आएगा उसी को हम लोग यहाँ पे एनपीवी कैलकुलेशन में प्रायोरिटी लेंगे। लीजिंग, अब सबसे पहले हम लोग बात किसी करेंगे, लीज मेथड की करने वाले हैं। एन एसेट इज़ नेवर ओन्ड बाय द यूज़र, जब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कोई एसेट को क्वेश्चन कह देगा कि द एसेट इज़ ऑन लीज टेकन बाय द कंपनी, ऐसा कुछ क्वेश्चन कहेगा, समझ लीजिएगा कि एसेट यहाँ पे किसने लीज पे ली है, जो कंपनी है। जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या कंपनी होती है, तो कंपनी ने क्या किया, एसेट को लीज पे लिया हुआ है। ओन्ड बाय द यूज़र कंपनी, नेवर ओन्ड बाय द यूज़र कंपनी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द टैक्समैन। द फाइनेंस कंपनी रिसीव्स द टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन, ये क्या कह रहा है, ये कह ये रहा है कि जो कंपनी, ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस कंपनी मतलब बैंक कह सकते हो आप, जो बैंक ने उस एसेट को खरीदा या किसी कंपनी ने उस एसेट को खरीदा और उसने ये एसेट इनको लीज पे दिया, तो जिसने ये एसेट इनको दिया वो कंपनी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती है, क्योंकि वो क्या है, वो इस एसेट की ओनर है। तो जिसने इनको लीज पे दिया दैट कंपनी कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन, बट दिस कंपनी, ये कंपनी जिसने लीज पे लिया है ये डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकती है। ये जो लीज पे लिया है वो क्या क्या क्लेम करेगा, वो रेंट का एक्सपेंस क्लेम कर सकता है कि हाँ मैं लीज जो दे रहा हूँ वो ये एक्सपेंस खर्चा क्लेम कर सकता, लेकिन ये डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता। मतलब
अगर हम कोई एसेट लीज पे लेंगे तो हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उसके मालिक नहीं हैं, ठीक। क्योंकि हम सिर्फ क्या पे कर रहे हैं, हम सिर्फ रेंट पे कर रहे हैं। फिर लिखिए द फाइनेंस कंपनी रिसीव्स द टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन एज द ओनर ऑफ द एसेट, द यूजर रिसीव्स नो टैक्सेबल डेप्रिसिएशन है। तो आपको सब नो कोई भी टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, बट इज एबल टू ऑफसेट द फुल रेंटल पेमेंट अगेंस्ट द टैक्स। द रिलेवेंट कैश फ्लो फॉर द यूजर दस बी, आपके लिए यहाँ पे रिलेवेंट कैश फ्लो क्या है, लीज लेसी के लिए यहाँ पे द लीज पेमेंट, और जो उस पर क्या मिलेगा आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा, वो यहाँ पे रिलेवेंट कैश फ्लो है। अब बाइंग की, अगर आप एसेट को बाई करते हैं तो क्या क्या आपको रिलीफ मिलेगा। द एजम्पशन इज दैट बाइंग रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ बैंक लोन। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरी किताब में ध्यान रखिएगा, जब भी आप कभी कोई बिजनेस करते हैं तो आपको ये एज्यूम करके चलना है कि अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं तो कभी मत समझना कि आप एक अंबानी या अदानी के परिवार के हैं। आपको हमेशा ये मान के चलना है कि आप एक भिखारी हैं, और आप जो भी बिज़नेस करेंगे, आप कैसे बिज़नेस करेंगे, आप लोन लेके बिज़नेस करेंगे। जब भाई लोन लेंगे तो हमें क्या पे करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो हम लोग को कभी नहीं एज्यूम करना, नहीं मेरे पास बहुत अरबों खरबों थे मैंने बिज़नेस कर लिया, नहीं। अगर आप एक ठेला भी लगा रहे हैं तो व्हाट यू हैव टू एज्यूम दैट वी हैव टेकन दिस अमाउंट ऑन लोन, और उस लोन पे क्या पे करना पड़ेगा हमें, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या खर्चा बढ़ेगा तो हमें क्या होगा, हमें मिलेगा टैक्स रिलीफ। बस समझ जाइए आप लोग। चलिए अब आती है बात अज्यूमिंग दैट द बाइंग रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ बैंक लोन फॉर द सेक ऑफ कंपैरेबिलिटी। यहाँ पे यूज़र कौन है, यहाँ जो हमारी कंपनी है वो क्या है, वो एसेट की ओनर है। द यूज़र विल रिसीव टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हमें टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन मिलेगा ऑन द एसेट, और हमें क्या मिलेगा, टैक्स रिलीफ भी मिलेगा फॉर द इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन। जो भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे उस पर हमें क्या मिलेगा, उस पर हमें टैक्स रिलीफ मिलेगा। हमको देखो यहाँ दो चीज़ मिल रही है, एक हमको डेप्रिसिएशन का रिलीफ मिलेगा और एक हमें जो इंटरेस्ट पे करेंगे लोन पे, कर्ज पे, उस पर भी हमको रिलीफ मिलेगा, ठीक। द रेलेवेंट कैश फ्लो वुड बी, जो आपने सबसे पहले परचेज करने के लिए पैसे खर्च किए वो। रेसिड्यूल वैल्यू आपको पता ही है कि आप जब मशीन को लास्ट में बेचोगे स्क्रैप में, फिर आपको हो सकता है बैलेंसिंग अलाउंस मिले या बैलेंसिंग चार्ज मिले। एंड एसोसिएटेड टैक्स इम्प्लीकेशन ड्यू टू टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन, तो आपको डेप्रिसिएशन का भी साहब यहाँ पर रिलीफ मिल जाएगा। डू नॉट इंक्लूड द इंटरेस्ट पेमेंट, फिर उन्होंने एक अच्छी बात ये कही हुई, डू नॉट इंक्लूड द इंटरेस्ट पेमेंट और द टैक्स रिलीफ अराइजिंग ऑन देम इन द एनपीवी कैलकुलेशन। ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा कि जो भी हमको इंटरेस्ट पेमेंट आप करते हो, ध्यान दीजिएगा, लोन लोगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इस पे जो आपको रिलीफ मिलेगा इसको आपको कभी भी ना अपने क्वेश्चन में शामिल नहीं करना है। इसका लॉजिक आपको तब समझ में आए जब आप पहुँचेंगे चैप्टर नंबर 17 पे, तो वहाँ मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हम क्यों एनपीवी कैलकुलेशन में हम क्यों इंटरेस्ट पेमेंट वाले पार्ट को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा वो रीज़न क्या है वहाँ पे, क्योंकि वो जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हैं ना, जो फॉर्मूला लेते हैं उसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो शामिल होता है। ये चीज़ अभी समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे पढ़ेंगे, अभी ऐसे आपको एनपीवी सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा ना, तो धीरे धीरे करते करते ना सब समझ में आ जाता है भैया, क्योंकि हर बच्चा गधा ही होता है। हम भी गधे थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते सब कुछ हमें आ गया है ना। तो हम सब गधे होते हैं, आज हम टीचर हैं, कल को आप टीचर, फिर आप कर रहे हैं तो कोई और टीचर, ऐसे चलते जीवन चलता रहता है। ये मुद्दे पे हैं। डोंट इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट, हमको इंटरेस्ट पेमेंट को शामिल नहीं करना है, और टैक्स रिलीफ अराइजिंग, ना हमको इंटरेस्ट पेमेंट को शामिल करना है, ना उस पर जो टैक्स रिलीफ मिल रहा है उसको भी शामिल नहीं करना है। एज दिस इज डेल्ट विद बाय द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आती है बात कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। एज द इंटरेस्ट पेमेंट टैक्स रिलीफ वी मस्ट यूज़ द प्रो टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। हमको साहब जिसके अंदर टैक्स पहले से शामिल होता है उसी वाले कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को शामिल अपने कैलकुलेशन में शामिल करना चाहिए। एज आर डिस्काउंट रेट, द सेम रेट इज यूज्ड फॉर बोथ लीजिंग एंड बाइंग। ध्यान दीजिए, लीजिंग और बाइंग हम सेम रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेंगे, रिफ्लेक्टिंग द रिस्क लेवल टू द लेंडर और प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द कंपनी। जो भी पैसा दे रहा है उसको हम सेम। तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या होता है, इसको नॉर्मली बगल में फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूँ ताकि बाद में आपको इजी रहे। के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट, लिख लीजिए सब लोग, लिख लीजिए, के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट माइनस टैक्स बेनिफिट। बस इतना सा लिख लीजिए इसके बगल में फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको बाद में यूज़ होगा, अभी रहने दीजिएगा, कोई यूज़ नहीं होगा।
इन सम क्वेश्चंस यू मे फाइंड दैट अ कंपनी इज नॉट पेइंग टैक्स। अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कंपनी यहाँ टैक्स पे नहीं कर रही है तो आपको पोस्ट टैक्स नहीं लेना है। सो क्या लेना, आपको प्री टैक्स वाला जो रेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको आपको एग्जाम में अपने क्वेश्चन में यूज़ करना है। लीज वर्सेस बाय, अब क्या है ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये बात कही है वेयर द यूज़ ऑफ एन एसेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट देर आर इफेक्टिवली 2 डिसीजंस टू बी मेड, है ना। हमें कोई अगर नया प्रोजेक्ट हमें एसेट यूज़ करना है, अगर हम नए प्रोजेक्ट में, तो हमको दो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इज़ द प्रोजेक्ट वर्थ, क्या ये प्रोजेक्ट सही है, इफ़ सो शुड द एसेट बी लीज्ड और बॉट, हमें लीज पे लें या खरीद लें विथ अ लोन। पहले देखो क्लियर मेंशन कर रहे हैं बार बार, ठीक है, तो याद रखिए लोन पे ही मिलता है, ऐसा अलग से नहीं, मतलब फ्री में नहीं कहीं से मिलती है। इफ़ द प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड इन प्रिंसिपल देन यू नीड टू कैलकुलेट द एनपीवी, आप उसका एनपीवी निकालेंगे। द 2 सेट्स ऑफ फाइनेंसिंग कैश फ्लो, दोनों तरीके से कौन सा बेटर है। ध्यान दीजिएगा, हम जब भी एफएम की बात करते हैं, हम लोग क्या, मैंने क्या कहा था, हम लोग जब भी बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले की बात करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना रुपया हमारा लगेगा। अगर हम लोग देख लेते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट वर्थ है, एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, तभी हम उस प्रोजेक्ट को करते हैं, अदरवाइज हम प्रोजेक्ट को नहीं करते हैं। टू बी कंसिस्टेंट विद द अर्लियर कैलकुलेशन यू कुड यूज़ द कंपनीज एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हम लोग सेम मेथड में चलना चाहते हैं तो जो इससे पहले कंपनी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ कर रही थी उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो डिस्काउंट दीज कैश फ्लो। However, the decisions of whether to lease or buy is actually a financing decision as opposed to an investment decision. लीज पे लें या बाय करें, ये एक फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं। Therefore, the appropriate discount rate is the borrowing cost, cost of debt। मैंने ऊपर क्या लिखा था, KD लिखा था, वही यहाँ पे cost of debt लिखा हुआ है of the company whether on or before or after tax basis। द बोरिंग कॉस्ट विल बी द सेम फॉर बोथ। हम लोग बोरिंग कॉस्ट जो भी शामिल क्वेश्चन में यूज़ करेंगे वो दोनों मेथड सेम करेंगे, चाहे हम लीजिंग का यूज़ करें चाहे बोरोइंग का करें। एज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द कॉस्ट इज़ द रिस्क लेवल टेकन ऑन बाय द लेंडर ऑफ द मनी। जो हमें पैसा देता है वो रिस्क बेयर करता है और उसी के हिसाब से यहाँ पे KD की वैल्यू आती है। विच विल बी द सेम फॉर आदर फाइनेंस प्रोवाइडर, द बैंक और द सेपरेट लोन, चाहे हम किसी व्यक्ति से लें चाहे बैंक से लें, और द लीज प्रोवाइडर एंड द इंटरेस्ट चार्ज इनहेरेंट ऑन द इन द लीज। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको सॉल्व करके। वेल से कंपनी हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट अ प्रोजेक्ट एंड इज नाउ कंसिडरिंग हाउ टू फाइनेंस इट। इसने प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया है कि हमको प्रोजेक्ट कौन सा करना है। अब ये सोच ये रहा है कि हम इसको कैसे पैसे का जुगाड़ करें, अरेंजमेंट कहाँ से करें। द एसेट कुड बी लीज्ड ओवर 4 ईयर्स, वो एक एसेट को 4 साल के लीज पे ले सकता है, और रेंटल 36,000 पर एनम, पेबल एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट पे, साल के स्टार्टिंग में ही आपको क्या करना है, रेंट पे, लीज पे करना है। टैक्स इज पेबल एट द रेट ऑफ 30%, जो हम टैक्स पे करेंगे वो 30% से टैक्स पे करेंगे 1 ईयर इन एरियर, 1 साल के बाद हम टैक्स पे करेंगे। द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज 10%। तो यहाँ पे जो KD दिया हुआ है या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, वो 10% का रेट दिया हुआ है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा प्लीज़ अपनी कॉपी में ज़रूर कहीं ना कहीं नोट करते हुए चले जाइए, क्योंकि आप जब कॉपी से बैठ के रिवाइज़ करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। वीडियो देख देख के रिवाइज़ करेंगे तो बहुत आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे व्यूज़ न बढ़ाएं, आप अपना फोकस करें एग्ज़ाम पे और क्लियर करें पेपर। ठीक, ईयर की बात कर लेते हैं। ईयर यहाँ पे देखा जाए साहब तो आपको जो रेंट पे करना है वो कितना पे करना है, 36,000 पर ईयर पे करना है। रेंट कब से पे करना है, साल के स्टार्टिंग से पे करना है, 0, 1, 2 एंड 3। कितना कितना रुपये पे करेंगे आप, 36,000 पे करेंगे, है ना। ठीक, तो ये आपका कैश इनफ्लो है कि कैश आउटफ्लो, ये आपका कैश आउटफ्लो है, बाहर जा रहा है बिजनेस से, खर्चा है। ठीक है भाई, चलो इसके बाद साहब डिस्काउंटिंग फैक्टर की हम बाद में बात कर लेते हैं। इसके बाद आपको टैक्स रिलीफ कितना मिलेगा आपको साहब, आपको जो टैक्स रिलीफ मिलेगा वो मिलेगा 36,000 का 30%, तो 36,000 का 30% कितना होता है, 10,800। तो
मैं जानबूझ के यहीं लिखता हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा गंदा सा है, लेकिन ज़रूरी है कि क्वेश्चन बिल्कुल सामने सामने दिखता रहे और हम लोग सॉल्व करते रहें। अगर मैं अलग पेज पे चला जाऊँगा तो कम कम छोटा करना पड़ेगा पेज। ठीक, 10,800 ये हो गया। कितने साल तक मिलेगा साहब आपको ये? 4 साल है तो आपको 4 साल लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो अच्छा, रिलीफ आपको क्या पहले साल मिल जाएगा? नहीं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। रिलीफ आपको मैंने क्या कहा था, 1 साल बीतने के बाद मिलता है रिलीफ, है ना। 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझने में टाइम लगेगा आपको, लेकिन समझना जरूर। 36,000 रुपये आपने तुरंत अभी दे दिया। ये सर्टिफिकेशन कब दिया आपने? ये सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में दिया, या फर्स्ट ईयर के एंड में दिया, या सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में कह सकते हो। तो क्या आपको रिलीफ फर्स्ट ईयर के एंड में मिल जाएगा? नहीं, 1 साल बीतने के बाद अगले साल आपको टैक्स रिलीफ मिलता है। तो आपको जो रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा वो 10,800 रुपये रिलीफ आपको सेकेंड ईयर से मिलेगा। ये बात ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात है ये, पूरे एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ये रिलीफ आपको कब से मिलेगा? सेकेंड ईयर से मिलेगा, फर्स्ट ईयर में तो रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 10,800 में से अच्छे कलर्स लिख देता हूँ, 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5, 10,800, 10,800, 10,800, 10,000। अपनी कॉपी में नोट करते रहे साथ साथ। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बारे में, डिस्काउंटिंग फैक्टर के बारे में। रेट कितना है? 10%। तो 10% का अगर आप निकालेंगे साहब तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं इसको, चलिए मैं ऐसे ही करता हूँ, पहले भी आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। 0 पे क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे कितना होता है? 0.9090, यही होता है। फिर तीसरे साल का निकाल लीजिए आप, 10% का 0.904, 8.826, फिर 0.751, फिर 0.681, फिर 0.683 है ये, फिर 0.621। अब क्या करेंगे? अब आप करेंगे साहब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई, प्रेजेंट वैल्यू में यहाँ लिख दूँ साहब से, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो। ठीक, 36,000 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा साहब? आपको ये मिलेगा, आपको 36,000 नेगेटिव का मिल जाएगा। इन दोनों को 36,000 इंटू 0.9090 करेंगे तो कितना आएगा आपका साहब? 36,000 इंटू 0.9090, ये आपका आ जाएगा 32724। कैसा है? नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव आया। फिर यहाँ फिर वही बात, सेकंड ईयर 36,000 माइनस 10,800 कर दीजिए, 36,000 माइनस 10,800, ये आपका नेगेटिव 25,200। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.826 से, ये आपका आ गया थर्ड ईयर का 20815.2 नेगेटिव। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 10,000, ये भी वही सेम आएगा, 36,000 माइनस 10,800 इंटू 25,200 आया था ना, 25,200 इंटू 0.751, कितना आ गया? 18925.2 नेगेटिव आ गया। फिर वही बात, 10,800 इंटू 0.683, ये कितना आ गया? 7376। ये कैसा है आपका? पॉजिटिव, 7376.4 पॉजिटिव। फिर 10,800 इंटू 0.621, दैट इज 6706.8, ये सब पॉजिटिव है। तो बस नेगेटिव नेगेटिव जोड़ दीजिए पहले एक बार जल्दी। 36,000 प्लस 32724 प्लस 20815.2 प्लस 18925.2, ये कितना आ गया आपका? ये आपका आ गया 108,464.4। उसमें से इन दोनों को लेस कर दीजिए, 7376.4 प्लस
6706.8 दैट इज़ 1408 माइनस 1408, एक्चुअली नेगेटिव बड़ा वाला है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, तो 14083.2 देखते हैं कितना आता है, माइनस कर दीजिए इसमें 10846.4 दैट इज़ 94381 तो बुक में हो सकता है आपका आंसर कुछ 400 के आसपास हो, तो चलता है, 10-15 रुपये मैनेजेबल है, ठीक है। तो मेरे कहने में यहाँ पे ये हुआ, इसको बुक में अलग तरीके से किया, कैसे किया मैं दिखा देता हूँ। इन चारों को आप जोड़ के क्यूमुलेट कर दीजिए, क्यूमुलेटिव निकालेंगे तो पहले साल का 1 है, और अगर आप इन 3 साल को जोड़ देंगे तो जो बुक में लिखा है वही आ जाएगा। ये 3 साल का जीटी है, दैट विल भी आ जाएगा आपका 2.487। उस तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी परफेक्ट तरीका सही है। फिर ये कहाँ से लेके है, ये आपका सेकेंड ईयर से 5th ईयर तक उन्होंने क्या किया है, पहले उन्होंने क्या करेंगे वो लोग, इसका पूरा जीटी निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 2 साल वाला, तो कुछ आएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा, जब 5 साल का निकालोगे तो ये आपका 5 साल का जीटी पता है कितना आएगा, 5 साल का जीटी आपका आ जाएगा 3.791, उसमें से इन दोनों को लेस करेंगे तो 1.090, ठीक है। तो फर्स्ट साल, अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे पहले साल की बात नहीं करेंगे, पहले साल तो मैंने यहाँ लिख लिया 1, वैसे पहले साल कुछ नहीं होता, ठीक है, 1 होता है। तो जब हम फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, 0.9090 माइनस 0.9090 करोगे तो जो भी आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 10,800 से, दोनों का आपस में माइनस कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जो भी तरीका सही लगे कर डालिए, मैंने ऐसे कर दिया, मैं ऐसे भी करता हूँ नॉर्मली, मैं दिखाने के लिए कि हाँ ये तरीका भी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ईजी लग रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग साहब, मज़ा आएगा भाई, F9 बहुत ईजी है, सब क्लियर करोगे एक बार, मैं बता रहा हूँ। बस मन में पता नहीं कौन बैठा देता है कि नहीं F9 मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, 2 बार 3 बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दोनों मेथड से सॉल्व कर डालो, देखो कौन सा नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा भाई, आएगा ही आएगा। ये और ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, आइए सॉल्व करते हैं। अ फर्म हैज डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया है, टू अक्वायर अ न्यू मशीन टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिक वेस्ट, है जो उनके मशीन, जो फैक्ट्री में से टॉक्सिक वेस्ट निकल रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने एक मशीन सोचने लेने के लिए, प्रोड्यूस्ड बाय इट रिफाइनिंग प्लांट, द मशीन वुड कॉस्ट, मशीन कितने की आएगी, $6.4 की आएगी, $1 million की आएगी, एंड वुड हैव एन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 साल की लाइफ है। टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पे 25% से पर ईयर दिया है, रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे दिया है, डेप्रिसिएशन जो लगने वाला है वो हर साल कम कम होते चला जाएगा। टैक्सेशन जो दिया है वो 30% का दिया गया है, इस पेबल ऑन ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1 ईयर इन अरियर्स, है ना, 1 साल बाद आपको साहब यहाँ पे टैक्स पे करना है, वही रिलीफ भी बाद में मिलेगा। द फर्म इंटेंड्स टू फाइनेंस द न्यू प्लांट बाय मीन्स ऑफ 5-year फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन एट अ प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ 11.4% पर ईयर। फर्म इंटेंड्स क्या है, उन्होंने लोन लेने का फैसला किया हुआ है, वो प्री टैक्स कॉस्ट कितना है 11.4% का यहाँ पे टैक्स रेट दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा 11.4% का जो प्री टैक्स कॉस्ट दिया, मैं इसको दिखाऊंगा कैसे हम इसे कन्वर्ट, ध्यान दीजिएगा टैक्स रेट कितना है यहाँ पे, टैक्स रेट यहाँ 30% है, पता है कैसे निकालेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन में प्री टैक्स कॉस्ट रेट नहीं लेना है, हमेशा आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हमेशा वहाँ पे पोस्ट टैक्स लेना है, पोस्ट टैक्स रेट अगर क्वेश्चन में टैक्स दिया है तो 11.4% माइनस 30% कर दीजिए, माइनस 30% कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, 11.4 लिखना, माइनस दबाना, 30 दबाना, परसेंट का बटन दबा देना, कितना आ जाएगा ये आपका 7.98% आएगा, और वी कैन टेक इट एज 8%, ठीक है, तो आप 8% ले लेना। बात समझ में आई, तो पोस्ट टैक्स रेट कितना हो गया यहाँ पे 8% हो गया, इतना सही करना था और कुछ खास बात यहाँ पे नहीं थी, ठीक। चलिए अब आती है बात विद द प्रिंसिपल रीपेबल इन 5 years टाइम, जो प्रिंसिपल का हम रीपेमेंट करेंगे वो 5 साल में करेंगे। एज एन ऑल्टरनेटिव लीजिंग कंपनी हैज़ प्रपोज लीज ओवर 5 years, लीजिंग कंपनी है साहब वो बोल रही है 5 साल के लीज पे ले लो, 1.4 million पर ईयर पेबल इन एडवांस। फिर वही बात जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, या एडवांस में पेमेंट करने की बात हो रही है। स्क्रैप वाली जो मशीन की है वो ईच फाइनेंसिंग केस में वो क्या है, वो ज़ीरो, मतलब साल जब आप मशीन ख़त्म करोगे तो साल में जो लास्ट में जो बिकी जाएगी ये 0 पे बिक जाएगी, ये बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। चलिए ज़रा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या क्या कहानी बनने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे लीज़ के बारे में, ठीक। ईयर की बात कर लेते हैं, अपनी कॉपी में फिर से नोट जरूर करते रहिएगा, ठीक है।
ईयर यहाँ पे 0, अब ध्यान दीजिएगा मैं 0 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात की थी, कहीं कुछ लिखा था ना, नहीं कुछ बात नहीं, हमने मशीन कब ली है 0 की, ठीक है हमने मशीन आज ली है 6.4 की ले ली है। मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कुछ भी करो कि आंसर आएगा, है पता है, 1 2 3 4 5। आपकी मशीन कितने की 6.4 की है, इस पे पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा ज़रा बताइए, डेप्रिसिएशन रेट कितना 24% 25%, ये कितना आ जाएगा 1.6। सेकेंड डे का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 1.6 माइनस 25%, दैट इज़ 112, दैट इज़ 1.2। इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा 0.90, फिर डेप्रिसिएशन कितना आएगा आपका 0.675, ज़रा देख भी लेता हूँ भाई, 1.6 माइनस 0.4 9 4 13 1.2 इंटू 0.25 3 सही है, 0.9 इंटू 0.25 225 माइनस 0.967 सही। फिफ्थ ईयर ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ ईयर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्पोजल हो रहा है 5 साल, और 5 साल जिस साल हम मशीन को बेचते हैं उस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब आपको रिलीफ कितना मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, रिलीफ आपको कब से मिलेगा, क्या आपको रिलीफ उसी साल से मिलेगा, नहीं, रिलीफ आपको जो मिलेगा वो सेकेंड ईयर से मिलेगा। आइए हम लोग उसकी बात भी कर लेते हैं। टैक्स रिलीफ आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 30% का मिलेगा। 1.6 से 30% कितना होता है, 1.6 30% होता है 0.48, है ना, 1.6 इंटू 0.30 करेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा, तो 0.48 मिला। और ध्यान दीजिएगा ये रिलीफ आपको किस साल मिलेगा, ये रिलीफ आपको सेकंड ईयर मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, रिलीफ जो भी टैक्स से मिलता है वो कब मिलता है, वो 1 साल बाद मिलता है, तो 0.48 हो गया। टैक्स रिलीफ, तो आपको सेकंड ईयर रिलीफ मिलेगा कितने का 0.48 का। थर्ड ईयर रिलीफ मिलेगा वो 1.2 पे मिलेगा, वो कितना मिलेगा 12 36, 9 3 27, दैट इज़ फोर्थ ईयर मिलेगा 0.27। इसके बाद फोर्थ वाला जो रिलीफ मिलेगा वो आपको फिफ्थ ईयर मिलेगा मैं निकाल लेता हूँ 0.675 इंटू 0.2025 है, इसको मैं 0.203 ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आखिरी साल ध्यान दीजिएगा, अब आखिरी साल क्या होगा, बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ। आपकी जो मशीन थी वो थी कितने की, 6.4 की थी, टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा, वो इतना लगा है, तो देख लीजिए वो 6 पॉइंट, मैं पहले से जोड़ ही देता हूँ, 1.6 प्लस 1.2 प्लस 0.90 प्लस 0.675, टोटल डेप्रिसिएशन जो लगा है वो लगा है 4.375। इसको माइनस कर दीजिए किस में से, 6.4 से, तो कितना आता है 2.205। अब आप खुद सोचिए कि आपकी आज की डेट में जो फिफ्थ 5 साल कीमत है मशीन की कितनी है, आपकी जो मशीन की कीमत है 5वें साल वो है साहब 2.205 है। एक मिनट यार हमने क्या लिखा, फिर से कर देते हैं, 6.4 माइनस 4.3 माइनस 4.375, हाँ 2025 सॉरी 2.025। तो आपकी जो मशीन की वैल्यू कितने की है 2.205 की है, लेकिन आप स्क्रैप कितना जा रहा है, वो स्क्रैप 0 पे जा रहा है। इसका मतलब आपका क्या हो रहा है साहब, इसका मतलब आपका हो रहा है नुकसान। तो जब साहब आपका नुकसान हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आपको हो जाएगा यहाँ पे रिलीफ मिलेगा, टैक्स रिलीफ मिलेगा। आइए हम उस रिलीफ की बात भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपको जो रिलीफ मिलेगा वो 5वें साल में, जो लॉस का रिलीफ कब मिलेगा, आपको छठे साल में मिलेगा साहब। तो छठे साल में हम इसका लॉस का रिलीफ निकाल लेते हैं, तो आपका लॉस हुआ है यहाँ पे 2.025 का, इस पे निकाल लीजिए 30%, दैट इज़ 0.608, तो ये हो गया 0.608। सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये आपका जो लॉस हुआ है ना, क्योंकि आपकी स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, और आप आपकी वैल्यू बुक वैल्यू इतनी है और आप
स्क्रैप वैल्यू 0 दिखा रहा है क्वेश्चन में, लिखा ना 0, ये देखो यहाँ में दिखाया था 0, तो 6.8 हो गई। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब आप क्या निकालेंगे, पीवी फैक्टर कर दीजिए। पहले साल का पीवी फैक्टर कितना होता है, 8% से निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 8% क्यों है, मैंने बता दिया पहले ही। तो पॉइंट बुक में थोड़ा सा लंबा किया गया, मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ, और आप लोग एग्ज़ाम में ऐसे शॉर्ट में कर दीजिएगा, डरिएगा नहीं, ठीक है। 0.857 और आप ध्यान दीजिएगा, आपको MTQ और MCQ में कहीं भी पूछता नहीं वर्किंग, और लॉन्ग में ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं कभी आपका, ठीक है। 0.735, 0.781, 0.630। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे कुछ है नहीं ना, हम यहाँ रिलीफ की बात करेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन की बात तो कर नहीं रहे। 0, अगला कितना आ जाएगा 0.411, फिर आपका आएगा 0.36 इंटू 0.794, 0.286, ठीक। फिर यहाँ आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 0.27 इंटू 7 से 0.198, फिर आएगा 203.6, वही आ जाएगा 0.138, फिर 608.630, ये हो जाएगा 0.383। इन सबको टोटल करेंगे साहब, तो प्रेजेंट वैल्यू जो रिलीफ आपको टोटल मिला है, रिलीफ कितने का मिल गया 1.416, और आपका साहब कैश आउटफ्लो कितने की मशीन ली थी, 6.4 की ली थी। तो नेट मायने में देखा जाए तो आपको जो NPV मिला है साहब, वो कितना हो गया है, वो हो गया है आपका 4.984। ये आपको माइनस करेंगे ना आपस में, तो क्या मिलेगा, NPV मिल जाएगा, तो कितना मिलेगा 4.984। यही क्या है आपका, यही आपका आंसर है। तो आपने देखा कि कितना इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका 4.984 आपका जो है वो आपका एक NPV आ रहा है। तो ये देखा जाए तो आपको जो यहाँ पे ये वैसे तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ जो बात करेंगे साहब वो ये है कि हम इसको कितना टोटल कॉस्ट हमें जो पड़ी वो कितने की पड़ी, वो हमारी पड़ी 4.984 की पड़ी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड मेथड के बारे में, जाते हैं लीज मेथड के बारे में। देखा कितना इजी चीज़ें चल रही हैं। अब आप ये ना कहना कि नहीं भैया F9 मुश्किल है, F9 ईजी है। आइए सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में शॉर्टकट से करा देता हूँ, वो भी बुक में जैसा किया मैं वैसा कराता हूँ इसको, ताकि एक मैंने वैसा कराया, अब एक शॉर्ट में कराते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ, यहाँ पे स्पेस का ये है, ठीक, मैं यहाँ कराता हूँ। यहाँ पे लीजिंग की अगर बात की जाए तो टाइमिंग की अगर बात की जाए तो 0 से लेके 4 साल तक क्या होने वाला है आपके साहब, आपका आप पेमेंट करोगे। क्यों पेमेंट करोगे, क्योंकि भैया आप साल के स्टार्टिंग में पेमेंट कर रहे हो। साल के स्टार्टिंग में पे करोगे तो कब से करोगे, 0 से करोगे और 4 साल तक करोगे। है 5 साल, लेकिन ध्यान देना पहले साल अभी पे कर दिया, फिर 1 साल में पे किया, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, 4 बार पे हो गया ना। 4 साल रहोगे, 4 ही बार पे करोगे 4 साल में, 5 बार तो पे करोगे नहीं, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो फिर यहाँ पे साहब आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ टाइमिंग लिख देना सबसे पहले, फिर लिख देना यहाँ पे नरेशन क्या है, यहाँ पे लीज पेमेंट, फिर क्या करोगे कैश फ्लो। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैश फ्लो कितना हो रहा है आपका, हर साल कैश फ्लो कितना कर रहे हो आप साहब, लीज पेमेंट कितना है आपका, यहाँ पे 1.42 मिलियन है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1.42। फिर यहाँ पे साहब आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना, 0 से लेकर 4 साल तक ध्यान देना। 0 में फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 0 फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, और उसके बाद 4 साल और है, तो क्या करेंगे आप 1 डिवाइडेड बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है यहाँ पे 8% है। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन में हमेशा सेम रहता है दोनों तरफ। 1 डिवाइडेड बाई 1.08, 1 2 3 4 बार दबाइए, GT दबा दीजिए, जो भी आएगा क्या आएगा 3.312 आएगा, देख लीजिएगा 3.312 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4.312 आएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा 4.312। बात समझ में आई, ऐसे ही करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। फटफट जल्दी करके आगे बढ़ना है, ये नहीं कि उसी एक ही क्वेश्चन में अटके पड़े हैं, सब MCQ वाले क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद आपको मैंने फिर वही सिखा दिया कि रिलीफ आपको कब मिलता है, सेकंड ईयर से 6th ईयर तक मिलता है, ये मैंने सिखाई दिया पहले से अच्छे से आपको। टैक्स सेविंग हो जाती है कितने की, इसका कितना है 0.426। अब ये कैसे आया देख लीजिए, ये भी आया साहब, आपने जो भी लीज पेमेंट करोगे
ये क्या खर्चा है, इसका क्या मिलेगा, इसका 30% रिलीफ मिलेगा। जो भी खर्चा होता है उसका 30% क्या मिलता है आपको, रिलीफ मिल जाता है साहब। तो 0.42 इंटू ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर वही बात, अब आपको यहाँ पे सेकंड ईयर से 6th ईयर तक लेना है। तो पहले साल का जो फैक्टर है 0.926 वो आपको शामिल नहीं करना, लेकिन आप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हो। आइए डायरेक्टली निकालना सीखें। क्या करिएगा, देख आपके करिए 1 से लेकर के 1 डिवाइडेड बाई 1.08 लिखिए, इक्वल टू 6 बार दबा दीजिए। 6 बार दबाओगे तो आपका जो टोटल आएगा वो जो भी आएगा उसमें से क्या करेंगे साहब, वो आपका आएगा 6 साल का 4.623 आ जाएगा 6 साल का टोटल। उसमें से माइनस कर दीजिए पहले साल का टोटल, को पहले साल का नहीं लेना है तो फर्स्ट जगह माइनस कर दीजिए। तो फर्स्ट जगह माइनस करेंगे 0.923। तो अब क्या नेट बचा आपके पास, अब आपके पास नेट यहाँ बच गया आपके पास यहाँ नेट जो बचेगा 4.623 माइनस 0.923 दैट इज़ 3.7, ये बच गया आपके पास। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो 1.42 इंटू ये जो भी ये मिल गया आपको 6.123, यहाँ पे 0.426 इंटू 3.7 ये मिल गया आपको 1.575, ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव चल रहे हैं। यहाँ टैक्स सेविंग है, ये लीज खर्चा है। तो भाई मेरे ये तो नेगेटिव जाएगा, ये आपका टैक्स, सॉरी ये नेगेटिव गया। ठीक, ये लीज पे खर्चा है। तो अब नेट खर्चा कितना पड़ा आपको यहाँ पे, नेट खर्चा यहाँ पे पड़ गया 6.123 माइनस 1.575 दैट इज़ 4.548। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एनपीवी कितना आ गया आपका ये एनपीवी आ गया। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है कि कौन सा वाला खर्चा कम है। अब आपको याद होगा ऊपर वाला जो हमारा आया था वो कितना आया था खर्चा, ये नेगेटिव आया था, ध्यान दीजिए ऊपर नेगेटिव आया था वो हमने लिखा नहीं था बस 4.984। अब आप कौन सा जो भी नेगेटिव है उल्टा लेंगे, है ना, क्योंकि भैया इसमें खर्चा कम लगा। तो हम लोग साहब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लीजिंग कम है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लीजिंग विल बी एक्सेप्टेड एंड दिस इज़ द आंसर। बस आपको यही आंसर यहाँ पे देना है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। टुमारो हम लोग बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।